हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो सीरीज चला रखी है अकाउंटिंग रेशियो नाम से, उसमें हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो पढ़ रहे हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का एक पार्ट होता है, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का एक पार्ट होता है। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो की हम ऑलरेडी क्लास, एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकल समझाना चाहते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक बार ही सीखना है। उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के रिलेटेड आ जाता है, आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, उसके क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। लेकिन पहले इसको सीखना जरूरी है कि हाउ कैन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हमें सीखना है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि टर्नओवर रेशियो निकालने का रीजन बता रखा है मैंने, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्यों फाइंड आउट किया था, ये भी बता रखा है। टर्नओवर रेशियो आपको जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये तो हमारा टर्नओवर रेशियो का जो मेन रीजन होता है कैलकुलेट करने का, वो रीजन होता है कि आप अपने बिजनेस में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका अपन इफेक्टिव यूज कर पा रहे हैं, एफिशिएंट यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो अपन कैलकुलेट करता है। हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में 4 रेशियो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, और हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि आपके बिजनेस में कुछ इन्वेंटरी ऐसी होती है जो फास्ट मूविंग होती है, और कुछ इन्वेंटरी ऐसी होती है जो स्लो मूविंग होती है। हमें फास्ट मूविंग को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है और स्लो मूविंग को ज्यादा स्टॉक नहीं करना है। तो देखिए, ये सब हमें किससे पता चलेगा कि कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, तो वो हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो यूजफुल होता है इसके लिए। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को हम पढ़ने वाले हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्या करता है, रिसोर्सेज को चेक करता है कि आप रिसोर्सेज को बराबर से यूटिलाइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या करता है, कौन सी जो इन्वेंटरी है वो फास्ट मूविंग है और कौन सी स्लो मूविंग है, वो ये चेक करता है। अब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं कि सर ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है। मैंने हर रेशियो पढ़ाने से पहले बताया है कि किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है। तो हमने आपको बताना है इसमें कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो होता है वो आपकी एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने जो माल बेचा है उसकी कितनी कॉस्ट है, और आपका जो एवरेज इन्वेंट्री क्या है या क्या रहता है एवरेज इन्वेंट्री, उसका रिलेशन शो करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज शोन द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो देखिए, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला है, देखिए इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। इसका रीजन ही बता रखा हूं। देखिए, इन्वेंट्री जो होती है वो हमारे बैलेंस शीट में किस प्राइस पे शो होती है, तो सर कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें भी यहां पर कौन सी प्राइस लेनी है, तो कॉस्ट प्राइस लेनी है। और टर्नओवर का मतलब यहां पर सेल्स नहीं है, यहां पर कॉस्ट है, या आप इसी याद रखिए, टर्नओवर को अपन को रिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। टर्नओवर का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्मूले सारी बुकों में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी जो बच्चों के सामने जो समस्या है कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हाउ कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बच्चे को फॉर्मूला बता दिया जाता है कि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बच्चा याद भी करने की कोशिश करता है, लेकिन याद कर भी लेगा तो एग्जाम पे उसको याद नहीं रहेगा। उसको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। अगर आप इसको फाइंड आउट करना सीख जाते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका आराम से सही हो जाएगा। देखिए, हम आपको इसको डिफरेंट वे में सिखाएंगे कि कैसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलती है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। मेरे बताने से या मेरा जो एक फॉर्मूला बता दूं अगर, या कोई भी टीचर एक फॉर्मूला बता दे, उससे अगर आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाओ, ये कोई 100% श्योरिटी नहीं होती है। हम इसके डिफरेंट वे पढ़ेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में अवेलेबल होती है और हम कैसे कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट तरीका रहता है सेल माइनस जीपी। सबसे बेसिक तरीका होता है कि आपने जितनी सेल की है उसमें से आपका जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी को शॉर्ट में लिखा है मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड है और मैंने इसको जीपी लिखा है, ये शॉर्ट है। सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट वे। लेकिन एग्जाम में क्या आपको जीपी दिया हुआ मिलेगा, डायरेक्टली दिया हुआ मिलेगा, नहीं दिया हुआ मिलेगा,
क्या सेल डायरेक्ट दी हुई मिलेगी, ये सब चीजें। और सेल में भी कौन सी, तो नेट सेल। सेल में भी कौन सी सेल है, तो नेट सेल। सर कैसे पता चलेगा नेट सेल है कि कैसे है, तो हम बता देते हैं। अगर आपको टोटल सेल दी हुई आती है और उसमें अगर सेल रिटर्न होती है तो उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दीजिए, दैट इज नेट सेल बचती है। यहां तो लेना नेट सेल, इसमें से माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट वे। ये पहला तरीका है। लेकिन इसके बाद में दूसरा तरीका देखिए, अगर ये नहीं हो तो दूसरा तरीका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सेकंड तरीका है। देखिए ये तरीके आपको रटने नहीं है, हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली ये कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना आपको, और रटा तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। हमने बताया है कि सेल में से जीपी माइनस करना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाएगा। अरे ये कोई छोटा बच्चा भी हो तो भी बता सकता है कि सेल माइनस जीपी करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स आता है, किसी को रटने की जरूरत नहीं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपने आइटम को बनाया है उसमें आपका कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कितनी आपकी इसमें कॉस्ट आई है। देखिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है हमें। अब मैं इसको बोलूं कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपको सेल दे रखी हो कि भाई मैंने उस आइटम को इतने रुपए में सेल किया है, और अगर आपको पता हो कि उसके ऊपर मैंने इतना प्रॉफिट लिया है, अगर वो प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो बताइए क्या कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी। एक एग्जांपल लेता हूं, ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर मैंने 25 रुपीज में सेल किया है। एक एग्जांपल लिया मैंने इस मार्कर का, ये मार्कर है मैंने 25 रुपीज में सेल किया है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी जो 25 रुपीज जो सेल किया है उससे मैंने 5 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है, ग्रॉस प्रॉफिट लिया है, तो आप बता सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, ये कॉस्ट है। ये हर किसी को पता चल सकता है कि भी 25 में बेचा है इसको और 5 रुपए का अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो 5 का प्रॉफिट मैं नहीं लेता तो इसकी कॉस्ट 20 होती कि नहीं होती। मतलब इसकी कॉस्ट 20 है और इसमें अगर अपने 5 रुपए का और प्रॉफिट ऐड किया तो उससे 25 हुआ और उसमें अपन सेल कर रहे हैं। तो देखो कॉस्ट निकालने के लिए कोई रटने की जरूरत नहीं, सेल में से अगर प्रॉफिट माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिक कॉस्ट आती है। ये हमने बता दिया आपको पहला तरीका। कभी कभार ये तरीका नहीं होगा तो हम ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, अगर परचेज हो तो परचेज, वो भी नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन में कभी कभार तो और दिक्कत आएगी कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा, तो बोले सर तब कैसे निकालेंगे, तब तो आपने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं होता है तो वहां पर दे रखा होगा आपको या तो चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री में भी समस्या ये है कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी हो सकता है और डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी हो सकता है। तो मैं बोर्ड पे दो और तरीके लिख लेता हूं कि अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, दे रखा है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, दे रखा आपको इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो वही परचेज पे ओपनिंग नहीं होगा और क्लोजिंग भी नहीं होगा, तो एक तो परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही नहीं है। और अगर आपको दे रखा हो इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो इसमें से लेस कर दीजिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। रीजन सारे बताऊंगा एक एक। अगर लास्ट तरीका, अगर बाई चांस परचेज भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, परचेज भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है और क्लोजिंग नहीं है, और बाई चांस दे दे कि ओपनिंग और क्लोजिंग की जगह डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे दे, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कुछ बच्चे बोल रहे हैं या कुछ बच्चे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी दे रखा हो, डिक्रीज इन्वेंट्री भी दे रखा हो, डायरेक्ट दे दिया हो कि चेंज इन्वेंट्री हो तो क्या करें। अगर चेंज इन्वेंट्री हो तो आप उसको इंक्रीज मानते हुए लेस करेंगे। ये नोट लिख लीजिए और दिमाग में सेट कर दीजिए कि जहां पर ना तो लिखा आ रहा है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन्वेंट्री मैंने लिख दिया है तो आप भी लिख लेंगे कॉपी के अंदर, तो उसको लेस कर देंगे। मैंने लिखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो आप उसको ऐड कर देंगे, लेकिन वहां पर ना तो इंक्रीज लिखा हुआ आया और ना ही डिक्रीज लिखा आया, केवल लिखा हुआ आ गया चेंज इन इन्वेंट्री, आप उसको इंक्रीज मानते हुए लेस करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक ट्रेडिंग का बताता हूं, 2 मिनट का सॉल्यूशन है या 2 मिनट को
ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और 2 मिनट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में ये जितनी भी चीजें लिखी हैं वो आपको कभी रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11 में बनाया होगा। देखो ट्रेडिंग में क्या क्या होता था, ये ओपनिंग स्टॉक होता था, 2 ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट आइटम आता 2। ये सारी फिगर जो भर रहा हूं मैं मन से भर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 10,000 और 2 नेट परचेज, मतलब परचेज जो की है वो मैंने मान लीजिए इस साल की है 50,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक 10,000, 2 परचेज 50,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, 10 + 50 and 5। देखिए ये एक्सपेंडिचर साइड होती है, डेबिट साइड को अपन बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर साइड, और ये हमारी क्रेडिट साइड इसको हम बोल सकते हैं इनकम साइड। इसमें लिखा हुआ बाय सेल 90,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे हमारी इनकम होती है? देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम इसलिए होती है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की तो बाद में सेल हो सकता है या बाद में सेल होगा। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होगा, वो सेल होगा तो हमारी इनकम होगी। कुछ एक्सपेंडिचर है जो मैंने डेबिट साइड में लिखे हैं और कुछ इनकम है उसको मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है। उससे जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपको ग्रॉस लॉस होगा, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हम चेक करते हैं। देखिए हमारी जो इनकम है वो आ रही है 1 लाख रुपीज। 90 + 10 = 1 लाख। 90,000 + 10,000 = 1 लाख। सेकेंड 10,000 + 50 60 and 5 65,000 एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आ रही है। 1 लाख रुपीज इनकम साइड की टोटल आ रही है एंड 65,000 एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आ रही है। समझदार है सारे बच्चे ही कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहां पर लिख लिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट या फिर 2 जीपी। कितना? तो बोले 35,000। 35,000 कैसा आया? डिफरेंस 1 लाख में से 65,000 को लेस किया। तो बच्चे बोले यहां तक तो समझ में आया सर, लेकिन आप हमें समझाने वाले थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आप हमें ट्रेडिंग से जीपी निकालना क्या सिखा रहे हैं? ट्रेडिंग से जीपी निकालना हम 11th में ऑलरेडी सीख चुके हैं। बच्चे 11th में ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना भी सीख जाते हैं, लेकिन वो बच्चे दिमाग में एक याद करने का तरीका आप रखते हैं कि भी इस फॉर्मूले से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, इसकी वजह से उनके दिमाग से निकल जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे इसके अंदर रेशियो के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी काम आएगा। आप देख लीजिए, मैं नेक्स्ट रेशियो जब पढ़ाऊंगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद में जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू करेंगे जीपी एनपी, तो वहां पर भी काम आएगा। तो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है, हम अभी टॉपिक पे आ रहे हैं कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पहला तरीका आपको लिखाया था सेल माइनस जीपी। तो देखिए इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद में आपको सेल भी मिल गई होगी और जीपी भी मिल गया होगा। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड जीपी। जो सेल है वो हमारे को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? बोले ये सब कहां से लिए सब फिगर आपने? मैंने सब अज्यूम किए, ये सारे फिगर मैंने मन से लिए। सेल कितना? बोले 90,000। आप अपनी इच्छा से ले लीजिए, सबसे आंसर एक ही आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सेल मैंने ले लिया 90,000, वो मैंने यहां से उठाया है क्रेडिट साइड से। और बोले सर जीपी कितना? तो जीपी बोले 35,000। 90 - 35 बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई सर? 90 - 35 = तो 55,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 90 - 35 = 55,000 को डाउट हो तो बता दीजिए। तो सर ये तो हर कोई निकाल सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी पहली, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? 55,000। कैसा आया वो पता चल गया होगा। हमने पहला फॉर्मूला उसमें इनपुट करवाया है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 55,000। और 55,000 कैसा आया? क्वेश्चन में सेल दे रखी थी वो थी 90,000, मैंने यहां पर लिखा 90,000। और मैंने बोला कि जीपी दे रखा वो कितना दे रखा? 35,000। 90 - 35, देखो 90 - 30 = 60 and 60 - 5 = 55 and GP is sorry cost of goods sold is 55,000। यहां पर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो सर दूसरे तरीके में क्या बताया आपने? मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो तो क्या करेंगे? देखिए आप, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मान लीजिए ये नहीं होता और कुछ चीजें ऐसी होती। अगर ओपनिंग स्टॉक होता कितना है? बोले 10,000, वो क्या वही फिगर भर रहा हूं, प्लस परचेज बोले कितनी? बोले 50,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले कितना? बोले 5,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक है? बोले सर 10,000।
अगर इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वापस से 55,000 आती है तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया है और इसका मतलब सही है। और 55 की जगह 65 आ जाती है या 60 आ जाती है तो इसका मतलब गलत है। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, बोले 10,000 प्लस परचेज कितना है, बोले 50। तो परचेज और ओपनिंग स्टॉक 50 and 10 60 and direct expenses 5, 60 plus 5 is equal to 65,000 and 65,000 minus closing stock 10,000 is equal to 65,000 minus 10,000 is equal to 55,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर भी 55,000 आ रही है, इसका मतलब मैच कर रही है। इससे भी निकालोगे तो भी वही आएगा, इससे निकालोगे तो भी वही आएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बोले सर कैसे रटेंगे सर? देखिए कुछ नहीं रटना है, तरीका देखिए। पहला तरीका हमने क्या किया, ये सेल है, इस सेल में से मैंने किसको माइनस कर दिया, जीपी को। तो सेल में से अगर जीपी माइनस हो जाता है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाता है, ये तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। तो बाकी अगर इसकी इंफॉर्मेशन ये नहीं होगी और इंफॉर्मेशन ये और ये हो जाए, ये चार इंफॉर्मेशन हो जाए तो क्या करें सर? तो कुछ नहीं करना है, आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए, इन तीनों को प्लस कर दीजिए और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा। तो या तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए और या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दोनों तरीके हमने बता दिया आपको। कुछ बच्चे अभी भी उनको ये दिमाग में रहता है कि सर आपने ये बताया था कि सर ये चेंज इन इन्वेंटरी क्या होता है या इंक्रीज इन्वेंटरी क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाया था इंक्रीज इन्वेंटरी और डिक्रीज इन्वेंटरी क्या होता है। हमारे इस क्वेश्चन में ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। देख लीजिए भैया, पहले भी 10,000 बाद में भी कितनी है 10,000, तो नो चेंज, ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में बहुत बार क्वेश्चन में केवल क्लोजिंग इन्वेंटरी दी जाती है 10,000, तो आपको उस सिचुएशन में ये मानना, बच्चे ये करते हैं कि 0 प्लस 10,000, ओपनिंग स्टॉक को 0 ले लेते हैं प्लस 10,000 और डिवाइड बाय 2 करते हैं, आंसर रॉन्ग आता है। आपको ये अज्यूम करना होता है क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 दे रखा है और ओपनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको ये मानना है कि ओपनिंग भी 10,000 ही होगा। तो 10,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ऑटोमेटिक 10,000। तो फिर आपको केवल क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज ले लेना है। थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, मान लीजिए ये 15,000 होता, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितना होता 15,000, तो 90 प्लस 15 इज इक्वल टू बस 1,05,000। कोई ज्यादा चेंज हो तो बता दीजिए। अरे 90,000 सेल हुई है एंड 15,000 का अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा तो क्या 1,05,000 क्रेडिट साइड की टोटल आएगी कि नहीं आएगी? और इसमें बता दीजिए क्या जीपी चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बोले तो जीपी तो चेंज आना ही है, ये 1,05,000 हो गया और ये एज इट इज 65,000 है। 50 प्लस 10 60 एंड 5 65, तो 1,05,000 माइनस 65 इज इक्वल टू 40,000। पहले हमारा जीपी कितना था, बोल 35, अब कितना हो गया 40। क्या चेंज हुआ? अरे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, ये हमारी इनकम साइड है और अगर इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा था 1,05,000, 1,05,000 हमारी क्रेडिट साइड की टोटल आ गई और उसमें से हमने लेस कर दिया 65,000 जो हमारी डेबिट साइड की टोटल होगी। 1,05,000 माइनस 65 इज इक्वल टू 40,000। अब मैं इसको इस एग्जांपल से लेता हूं, मान लीजिए ये सेल था 90 और ये मान लीजिए जीपी है 40 एंड 90 माइनस 40 इज इक्वल टू बोल से 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आ गई? बोले 50,000। 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। सर इससे ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 एंड क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा चेंज कर देते इसमें, जो हमने अभी लिया 15,000। तो 10 प्लस 50 बोले 60, 60 प्लस 5 65 एंड 65 माइनस 15 इज इक्वल टू ऑटोमेटिक 50 ही आएगा। तो यहां पर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? बोले 50,000। ये मैंने इसलिए किया है ताकि हम आपको चेंज इन इन्वेंटरी का इफेक्ट बता सकें। बोले कैसे सर? देखिए चेंज इन्वेंटरी पहले कितनी थी, ओपनिंग में कितना था 10 और बाद में कितना हो गया क्लोजिंग। अरे ओपनिंग स्टॉक है वो 10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 15,000 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 15,000, जो चेंज इन इन्वेंटरी आई है वो इंक्रीज आई कि डिक्रीज आई? तो बोले सर इंक्रीज हुआ 5,000 से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5,000 से अगर इंक्रीज हुआ है तो हमने आपको बता दिया है कि जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ मिले और अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ मिले कि इंक्रीज इन इन्वेंटरी, ये तब मिलेगा जब ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा, तब हमारे क्वेश्चन में लिखा आएगा चेंज इन इन्वेंटरी।
या फिर इंक्रीज इन्वेंट्री। तो इंक्रीज इन्वेंट्री लिखा हुआ आया है तो इसका मतलब आपको मैंने बता दिया लेस करना है। बच्चे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लेस क्यों करना है, ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। देखिए हम जब फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो प्लस होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब प्लस लगा सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस में है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है तो बोले सर माइनस होता है, इसके आगे लिखा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस में है, ये हमने लिखा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग स्टॉक को प्लस करता है क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करता है, तो हमारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना? बोले 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना? बोले 15,000। अगर मैं आपको इसका नेट इफेक्ट बताऊं तो ओपनिंग में 10,000, क्लोजिंग में 15,000। तो आप बताइए कि 10,000 तो उसे प्लस करना है और 15,000 लेस करना है। अगर मैं 10 और 15 दोनों को नहीं करूं, क्या नेट 5,000 का इफेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। 10,000 से 10,000 तो कट जाता है, लेकिन रिमेनिंग बचते हैं 5,000। लेकिन 5,000 कौन से बचते हैं? क्या प्लस के बचते हैं, क्या माइनस के बचते हैं? तो देखिए 10,000 तो प्लस के हैं और 15,000 माइनस के हैं, तो मतलब 5,000 जो बचे हैं वो माइनस के बचे, क्योंकि माइनस का फिगर ज्यादा है। तो माइनस का फिगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब माइनस के 5,000 आएंगे। क्या इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो होगा वो माइनस होगा कि नहीं होगा? रीजन बिल्कुल क्लियर है। अरे इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो मतलब माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए माइनस करते हैं। और अगर यही थोड़ा चेंज होता, अगर डिक्रीज हो जाता तो इसका मतलब ओपनिंग ज्यादा होता और क्लोजिंग कम होता। तो आप खुद ही समझ गए हुए और समझ में यह आया होगा आपको कि अगर प्लस का ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा मतलब प्लस वाला ज्यादा, और क्लोजिंग कम है मतलब माइनस वाला कम है, इसका मतलब जो भी फिगर आता है वो प्लस होता है। इसलिए हम आपको ये बताते हैं कि जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ हो और कभी इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ आ जाए, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री जब भी आए तो लेस करना है और डिक्रीज इन इन्वेंट्री जब भी आए तो ऐड करना है। ये दिमाग में सेट करना है और क्यों करना है उसका रीजन हम समझा चुके हैं। हम चेंज इन इन्वेंट्री, अगर क्वेश्चन में मिले कि भाई चेंज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा है, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी नहीं दे रखा है, तो चेंज इन्वेंट्री को लेस करना है। हम ये मानते हैं कि इन्वेंट्री बढ़ी होगी, 5,000 चेंज इन्वेंट्री, तो उसका मतलब वो इंक्रीज हुआ, ये अपन को अज्यूम करना है। ये हमारा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के मैंने पहला तरीका क्या बताया, वो वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेल माइनस जीपी। सेल में से जीपी माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। दूसरा तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वापस से रिपीट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। एक तरीका तो सेल में से जीपी माइनस कर दीजिए, पहला तरीका, और दूसरा तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिए, इससे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आएगा। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो और इंक्रीज इन्वेंट्री दिया हुआ है तो लेस, डिक्रीज इन्वेंट्री आए तो प्लस, और चेंज इन्वेंट्री आए तो वापस से माइनस। इंक्रीज को अपन को क्या मानना है, सॉरी चेंज को क्या मानना है अपन को, इंक्रीज इन्वेंट्री ही मानना है। इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। इस तरह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगी। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कोई भी क्वेश्चन करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी गलत नहीं होगा। डिवाइड बाय करना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं सर, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। इस तरह से हमारा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था, जिसमें हमने दोनों ही चीजें आपको कैलकुलेट करने बता दी हैं। दोनों ही चीजें हमने बता दी कि कैसे कैलकुलेट होती हैं। नेक्स्ट रेशियो हम शुरू करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या यूटिलाइज होता है उसका, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे।